हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है, कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। आज से हम इस पाठ्य पुस्तक जो कि आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक है, कक्षा 9th की जो स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, उसको कवर करेंगे। आज से इस पाठ्य पुस्तक के जितने भी अध्याय हैं, हम लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर चुके हैं और व्याख्यात्मक रूप से जितने भी जो भी प्रश्न बन रहे थे उसको भी हमने कवर किया है। हमारी थीम यह रहती है कि हम जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो बदला हुआ पैटर्न है उसके आधार पर हम इस पाठ्य पुस्तक को करवा रहे हैं, जिससे ताकि हमारा जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो बिल्कुल ही शॉर्टपुट न हो और हम हमारा जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाए। तो इसी थीम में आप भी हमारे साथ जुड़िए और ज्वाइन कीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जीके विद गुरुजी में आपका स्वागत है। आज से हम इस पाठ्य पुस्तक की अध्याय नंबर 1 को पढ़ेंगे। कल हमने अध्याय जो कक्षा 8 की जो मूल पाठ्य पुस्तक आरबीएससी की थी, राजस्थान अध्ययन, उसको पूरा कर लिया है। उसका अंतिम अध्याय हमने पढ़ा था। आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, अध्याय नंबर 1, 1857 की क्रांति। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का जो कि आरबीएससी द्वारा जारी की जाती है उसको हम करवा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो भी लाइन टू लाइन, ताकि एक भी जो हमारा कंटेंट है वह छूटे न। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तक इस प्रकार के नए नवाचार पहुंचाए जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस अध्याय में, इस पाठ्य पुस्तक में 7 अध्याय हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हूबहू पुट आउट होते हैं। पहला अध्याय है, आप देख रहे हैं, 1857 की क्रांति। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। इन 7 अध्यायों में आपका जो कंटेंट बनता है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपके कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने हमारी क्लास को बढ़िया तरीके से देखा, लाइन टू लाइन देखा, तो हम ये आशा रखते हैं कि आपका एक भी प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 1 की, 1857 की क्रांति। ये जो अध्याय है हम इसको 2 या 3 पार्टों में करवाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो इससे आप बने रहिए हमारे इस पार्ट के साथ में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के साथ मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। देखिए, जब मराठों ने यहाँ मालवा और गुजरात में, मालवा जो एमपी में पड़ता है और गुजरात में जहाँ उन्होंने कवर अप कर लिया, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करना तो मराठों के लिए बहुत ज़्यादा सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। देखिए, हम जो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से कथनीय प्रश्न बनते हैं तो वो गलत नहीं होंगे क्योंकि हमारा कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक
बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह पहला अवसर था। कौन सा? जो 1734 में, अप्रैल 1734 में हुआ था, बूंदी के शासक के द्वारा बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त की थी। सबसे पहले पर्सन बन सकता है ये। और बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में मराठा मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरना सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी दखलंदाजी करना प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में इसका प्रवेश इसे बहाने हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दल बदली के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। शाहू ने, देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से बाजीराव को चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया था? शाहू ने। शाहू जी मराठा थे ना, उन्होंने 1732 में स्वाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार था, उन्हें मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 प्रगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजपूतों की उस समय क्या था, आपसी जो उत्तरदायित्व शासन के लिए होड़ मची थी राजपूतों में, तो जो शासन व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई, तो वहां पे मराठों ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोगों से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734, ये लाइन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत बार बने हैं, तो इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1734 जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। देखिए हुरडा सम्मेलन में किन किन राजाओं ने भाग लिया था, किन किन रियासतों के राजाओं ने भाग लिया था, प्रश्न सीधा बनता है। और इसमें से अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका अलग दे दिया तो वहां फिर अब गड़बड़ करने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा कि 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसमें किस किन राजाओं ने भाग लिया था। तो पहले तो हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में, जुलाई 1734 में, और हुआ था कब? 17 जुलाई को। और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासकों ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उसके पश्चात राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण देने की शपथ ली गई। ये शर्तें रखी गई कि आप दूसरे राजाओं के या किसी भी राज्य के दूसरे शासक को शरण नहीं देंगे। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि इस रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संपन्न सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। हुरडा सम्मेलन के असफल होने के मोस्ट इंपोर्टेंट कारण क्या थे? वो थे रियासतों की स्वार्थ नीतियां और कार्य सम्मेलन की असफलता। 1835 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों की खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा
अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तोचौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। पहले मुगलों को कर देते थे, अब मराठों को भी कर देना शुरू कर दिया। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्साय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किसकी? मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्साय की अपमानजनक संधि 1738 की बात है ये, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। देखिए दुरासहाय की संधि है वो, उसमें क्या कंडीशन रखी गई थी? मालवा की सूबेदारी और 50 लाख है, इसे याद कर लेना। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। देखो तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? प्रश्न सीधा बनेगा कि तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तुंगा नामक स्थान पर राजपूतों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न बनेगा, कई बार पूछा गया है प्रश्न, कालक्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तुंगा का युद्ध याद रखना आप है 1787 में। 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था और इसमें तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया गया। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में देखिए तुंगा के युद्ध में मराठे परास्त हुए थे, ये भी ध्यान रख लेना। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा दिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास करने लगे। अब देखिए दक्षिण भारत में भी इस मराठों की जब 1791 में शक्ति थोड़ी कमजोर हुई तो अंग्रेजों ने वहां धावा बोल दिया। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और शांति प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार कब हुआ था? 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका यह शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। 1802 में नाथद्वारा पर अधिकार किसने किया था? अमीर खां पिंडारी ने 1802 में नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था और 1795 में चुंडावतों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास किया। अब वो मराठों को छोड़ दिए और अंग्रेजों की तरफ अग्रसर होने लगे। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1736 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हुए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक युद्ध से परास्त किया। अब ये
लासवाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, लासवाड़ी का रण किस किस के मध्य हुआ था, तो ये ऊपर हमने पढ़ के आए ना भाई, सेनापति लॉर्ड लेक 1803 में, याद रख लेना 1803 में लासवाड़ी का युद्ध हुआ था। 1803 में किस किस के मध्य, लॉर्ड लेक के मध्य। लॉर्ड लेक पर्सन यहाँ से बनेंगे, जो यूनिक पर्सन बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। फिर लॉर्ड लेक और राजस्थान के जो जो सिंधिया राजा थे उसके बीच में, उत्तर पूर्वी सीमा पर मराठों की इस पराजय ने सिंधिया को निर्णायक युद्ध से परास्त किया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। अब इस युद्ध से, जो लासवाड़ी का युद्ध हुआ था ना, लासवाड़ी का रण हुआ था अंग्रेजों के मध्य और मराठों के मध्य, इससे क्या हुआ, मराठों की शक्ति कमजोर हो गई, राजपूतों को मौका मिल गया वहां से अंग्रेजों से संधि वगैरह करने का। 1803 की संधि की शर्तों पर तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी राज्यों से खराज नहीं लेगी, अतः आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व अपनी कंपनी पर होगा, अतः राज्यों से विवाद करने की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि इन संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल मैकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए और ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों को एक संघ बना दिया जाए। तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड हैंगस्टिन सभी विरोधियों का दमन करने भारत में कंपनी के स्रोत स्थापित करना चाहते थे, किंतु यह अभी संभव नहीं था जब होलकर और सिंधिया उसके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर, पिंडारियों को प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके, होलकर से संधि की थी, किसने, होलकर से संधि, नई संधि की अंग्रेजों ने, कौन सी, होलकर से नई संधि की 5 नवंबर 1817 को राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन सा था, सबसे अंत में संधि करने वाला 1823 में सुई राज्य ने संधि की थी। इस प्रकार 1817 से लेके 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। अब मैंने एक थोड़ा सा स्लाइड ये निकाला था, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, इससे शुरुआत करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, पहला पार्ट हमने देखा है और कल लेके आएंगे इसका दूसरा पार्ट, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। अब जो भूमिका बनी थी राजस्थान 1857 की क्रांति, उसको हम पढ़ेंगे कल इस तरह से। और शुरुआत जहाँ से होगी हमारी 1857 में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट। कल जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। कल की जो क्लास रहेगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो कल के लिए वेट कीजिए। और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 1857 की क्रांति, जो कि कल का पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले 1857 से पहले राजस्थान में क्या कुछ घटा, क्या घटना हुई, क्या संधियाँ हुई, वो आज हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेके उनकी छावनियों में क्या क्या घटना हुई उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।